बेरमो और दुमका उपचुनाव की घोषणा के साथ ही अब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होना शुरू हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका सीट से बसंत सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय सिंह ने इसकी घोषणा दुमका में ही की है और अब कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई कि 3 नवंबर को दुमका और बेरमो सीट पर उपचुनाव होंगे और उसके बाद से तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। और उसी का एक उदाहरण है कि चुनाव के तिथि की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद या कुछ ही देर बाद कहा जा सकता है कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है। पांडे जी, बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर ये देखें कि ये पूर्व की तरह था, कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई चेंजेस हुआ। लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब हेमंत के छोटे भाई लड़ेंगे। लेकिन चर्चाएं रहती हैं तो उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा था कि हो सकता है हेमंत की पत्नी लड़ेंगे चुनाव। लेकिन ये मानकर चला जा रहा था कि छोटा भाई अब दुमका सीट से लड़ेगा। चूँकि गुरुजी वहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं और गुरुजी अभी राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो कौन होगा उत्तराधिकारी? तो बड़े भाई राज्य के सीएम हैं तो लिहाजा छोटे भाई को ही मिलना था, ये तय है। और जिस तरीके से बसंत सोरेन ने पिछली बार भूमिका निभाई थी उनके चुनाव में, चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे वो पूरा महागठबंधन का चेहरा थे, तो वो हर क्षेत्र में उनको समय देना पड़ रहा था। पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र में उनको चुनाव प्रचार करना पड़ रहा था। तो अपना विधानसभा, क्योंकि एक बार वहाँ पे हेमंत सोरेन हार चुके हैं, तो इस बार उनके छोटे भाई ने इसके लिए कमर कसी थी और वो प्रचार कर रहे थे। सबको यही मानकर चल रहा था कि भले ही वोट जेएमएम को जाएगा, चेहरा हेमंत सोरेन होंगे, लेकिन बसंत को ही देखकर, क्योंकि वो हर दिन ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो युवाओं को लेना, हर सुबह शाम बैठक करना, किस तरीके से कौन से बूथ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ग्रामीण इलाका का, शहरी इलाका का। बिल्कुल, यहाँ पर अपने दर्शकों को ये जानकारी देनी बेहद ही ज़रूरी है कि हर कोई जानता है कि बसंत सोरेन शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। इसके अलावे हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वह युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावे इससे पहले वह राज्यसभा का चुनाव भी एक बार लड़ चुके हैं। इसके अलावे बसंत सोरेन की और क्या पहचान? देखिए, बसंत सोरेन एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। हेमंत सोरेन उसके ठीक उलट, ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी करते हैं। अच्छा। आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अगर आप मिलेंगे, कोई भी ऐसा काम उनको बोलेंगे जो भले ही उनको इच्छा नहीं होगी करने की, तो वो एटवंस आप पे रिएक्ट नहीं करेंगे। वो आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये संभव नहीं है, ये गलत है, या इस तरीके से हमारी इच्छा नहीं है, सरकार की धारणा नहीं है। लेकिन बसंत सोरेन आपको कट टू कट, जो आमतौर पे पॉलिटिशियन में नहीं देखा जाता, बसंत सोरेन एकदम साफ स्पष्टवादी के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन मीडिया से दूर रहते हैं, उनके बयान बड़े, चूंकि मीडिया ने उनको उतना कवरेज भी नहीं दिया और वो मीडिया से कभी रहे भी नहीं। या तो उनका ज्यादातर समय बोकारो में बीतता है या तो फिर दुमका में बीतता है, तो इसलिए, और खासकर युवा मोर्चा के हैं, और जेएमएम का युवा मोर्चा उस तरीके से अपने आप को सामने उभार कर नहीं आया जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी के युवा मोर्चा का एक अलग पहचान, आइडेंटिटी रहती है, उस तरीके से नहीं होती। लेकिन जब छात्र संघ का चुनाव होगा तब आप बसंत की सक्रियता देखेंगे, वो आपको देखते ही बनेगी। बसंत वो एक एक कॉलेज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कौन खड़ा हो रहा है, कौन है वहाँ पे, क्या कर रहा है, कितना मेंबर है। तो बसंत उस तरीके से, और बसंत साफ साफ शब्दों में यस और नो और तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले नेताओं में से एक हैं। अच्छा, 2 सवाल एक साथ। बसंत सोरेन क्या महागठबंधन के उम्मीदवार हैं? क्योंकि देखिए, अभी जो घोषणा हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। जब हमने पता किया तो पता चला कि दुमका से इसकी घोषणा हुई है। एक तरफ पार्टी का जो ऑफिशियल ग्रुप है सेंट्रल लेवल पर, उसमें कोई जानकारी साझा न होना, दूसरा कांग्रेस से सहमति है या नहीं है, ये भी साफ नहीं हो। नहीं, देखिए, महागठबंधन में जो बेरमो और दुमका उपचुनाव एकदम क्लियर है उम्मीदवार है।
आप एक बात मान लीजिए, बेरमो से कांग्रेस ही लड़ेगी, दुमका से जेएमएम ही लड़ता, दुमका से बसंत ही होंगे उम्मीदवार, बेरमो से उनकी मां ने कह दिया राजेंद्र, कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि राजेंद्र बाबू के ही परिवार से कोई होगा उम्मीदवार, और उनकी मां ने वहां बोल दिया है कि हमारा बड़ा बेटा मतलब लड़ेगा। तो इस तरीके से आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो। हाँ, वो मामला फंसेगा एनडीए में। एनडीए में वहां पे लुइस मरांडी सबसे बेहतरीन चेहरा है अगर दुमका सीट की बात करें तो जीत कर मंत्री भी बने। हाँ, लेकिन पार्टी के अंदर कई बात को लेकर उनसे नाराजगी भी है। तो मेरा अगला सवाल यही था कि बसंत सोरेन अगर उम्मीदवार होंगे तो लुइस मरांडी के लिए अगर वो उम्मीदवार होती हैं तो कितना मुश्किल और कितना आसान होगा? अगर आप दुमका सीट की बात करें तो दुमका में एक तो सिंबल सबसे बड़ा मायने रखता है, और गुरुजी की और जेएमएम की परंपरागत सीट रही है। सिंबल मतलब तीर धनुष, जेएमएम तीर धनुष, और वो एक अपर हैंड तो रहता ही है। वो कोई भी उम्मीदवार हो, अगर सन्नी शरद भी वहां से जेएमएम के कोटे से उम्मीदवार होते तो आप एक अपर हैंड लेकर चलेंगे, क्योंकि वो उनका सीट रहा, वहां स्तंभ रहा, वहां का किला रहा, उसको ढाना इतना आसान नहीं है। बीजेपी 20 सालों में एक बार अगर जीती है विधानसभा का, अगर मान लीजिए ठीक है बाबूलाल मरांडी की बात अगर करें, एक बार गुरुजी को हराया, उनकी पत्नी को एक बार हराया, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक बार लुइस मरांडी को मिला। लेकिन जो ट्राइबल लीडर ही हैं और जो अब अच्छे पद पर हैं पार्टी में, बीजेपी में, वो लुइस मरांडी को वहां पसंद नहीं करते। अच्छा, ये इंटरनल मैं बात आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये बात चर्चा में आई कि बाबूलाल मरांडी को भी दुमका से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बीच बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश जो है दिल्ली भी गए। नहीं, ये इस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना फिर से बीजेपी के सिंबल पे उनको चुना। लेकिन ये सिर्फ कयास है। मैंने बाबूलाल मरांडी से व्यक्तिगत तौर पे इस की बात की थी, बोले हम एक बार विधायक बन चुके हैं, जब चुनाव आयोग ने हमारा मान्यता दे दिया और पार्टी को इसमें कोई एतराज ही नहीं है, पार्टी खुद कह रही है कि भाई आप ही रहिए, और हम सारे विधायकों ने अपना नेता भी उन्हें चुन लिया, तो अब वहाँ पे वो नहीं लड़ेंगे, ये बात तो तय है। तो अब लुइस मरांडी है, पार्टी क्या कोशिश करेगी कि लुइस मरांडी से कोई बेहतर विकल्प, तो ऐसा नहीं लगता। तो ये भी मान के चलिए दुमका भी लुइस मरांडी ही होंगे उम्मीदवार बीजेपी के, इसमें कोई संशय नहीं है। आखिरी वक्त है, राजनीति है, कौन बदल सकता है। तो कब तक ये घोषणा हो सकती है? बीजेपी तो आखिरी समय में घोषणा करती है, लेकिन उपचुनाव है तो हो सकता है पहले हो जाए। नहीं, बीजेपी ये आखिरी समय में ही घोषणा करेगी। आप एक बात समझिए, हर जगह का जिला कमेटी बनना है, लेकिन होल्ड करके रखा गया है अभी दुमका बेरमो एक तरह से, क्योंकि वहाँ नहीं चाहती है पार्टी के किसको अभी जिला में नेतृत्व दे दे, उससे कुछ फ्रैक्शंस डेवलप हो जाए। लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में पूरी जोर लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी भी इसको व्यक्तिगत अपना एक यूं कह ले कि युद्ध का क्षेत्र देख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के साथ जेवीएम पार्टी से विनोद शर्मा करके आए थे। विनोद शर्मा वो हैं जो बीजेपी में भी रहे हैं, बाबूलाल के समय में से आरएसएस से जुड़े हुए बैकग्राउंड है उनका, और उनकी एक अच्छी पकड़ मतलब संथाल में मानी जाती है। वो दिन रात एक किए हुए हैं उस सीट को लेकर। आप आमतौर पे देखेंगे वहाँ हर दिन, अभी जो ज़्यादा अगर आप एक्टिविटी के तौर पे देखेंगे तो दुमका में आपको बीजेपी की एक्टिविटी ज़्यादा नजर आएगी बनिस्बत जेएमएम के। लेकिन जेएमएम इस बात को जानता है कि हमारा अपर हैंड है था। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है कि दुमका उपचुनाव, दुमका और बेरमो दोनों को ही देखा जाए तो कई लोगों की अग्नि परीक्षा होनी है। एक तो सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जब बने हैं, और उसके बाद ये पहला उपचुनाव है। दूसरा, बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी अग्नि परीक्षा। तीसरा, दीपक प्रकाश को कमान मिला है और उसके बाद ये अग्नि परीक्षा। तो ये तमाम जो लोग हैं, क्या लगता है कि ये दोनों उपचुनाव उनके लिए सचमुच में एक अग्नि परीक्षा की तरह है? हाँ, लेकिन वो लोग मीडिया के सामने इस बात को कबूल नहीं कर रहे। कल दीपक प्रकाश से जब हमने सवाल किया कि क्या आपके लिए अग्नि परीक्षा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि बीजेपी में हर कार्यकर्ता उम्मीदवार होता है और हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। सिंबल किसी एक को मिलना ये अलग मैटर करता है, हर कोई जी जान से लड़ता है। इसलिए जब वो क्रेडिट सभी को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर उसका कोई ड्रॉबैक्स आता है, गलत
ये आएगा तो वो भी सब में जाएगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी के सामने बड़ी चुनौती होगी। निश्चित तौर पे सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के भी ऊपर होगी, क्योंकि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा का सांसद बनाया, और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में 2 उपचुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप प्रदेश के नेता हैं और अगर आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा तो दाग तो आप पे लगेंगे ही। ये अलग बात है कि आप बाद में अगर कुछ मीडिया के सामने या कोई कई तरह के लोग कहते हैं कि हम दाग अच्छे हैं, इस तरीके से भी लोग कह देते हैं, लेकिन अगर जीत का सहरा इन लोगों के माथे जाएगा तो हार का भी सहरा इन्हीं लोगों के माथे जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं हो जाता और परिणाम नहीं आ जाते, तब तक ये जीत हार का जो समीकरण है वह बैठते रहेगा और तमाम अलग अलग मीडिया के लोग अपने तरह से इसे बैठाते रहेंगे। लेकिन बसंत, जैसे आप एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अभी हमारे दर्शकों को मीडिया में ये भी चर्चा चल रही है कि क्या बेरमो से कौन सा उम्मीदवार होगा, बड़ा भाई अगर लड़ता है कांग्रेस से तो क्या छोटे भाई को बीजेपी हायर करेगी, इस तरीके से भी कयास लगाए जा रहे हैं। अच्छा, कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि बेरमो से हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को लड़ाया जाए। नहीं, रघुवर दास अभी चुनाव लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है। यही वजह है कि उनको सेंट्रल पॉलिटिक्स में शिफ्ट किया गया। हाँ, और वो साफ कह चुके हैं पहले भी कि उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि बीच में फिर से कोई चुनाव कंडक्ट हो तो उसमें अपना उम्मीदवारी पेश करें। तो रघुवर दास ने इसको पहले ही कह दिया है क्लियर कि उनकी इच्छा नहीं है कि वो बेरमो से चुनाव लड़े, और ना ही पार्टी ने कहा होगा। और पार्टी अगर ये समझ ली कि बेरमो से रघुवर दास खुद नहीं लड़ना चाहते तो पार्टी हो सकता है दबाव भी ना बनाए उनके ऊपर, क्योंकि वो तो उम्मीदवार भी देखते हैं पार्टी कितना ईगर है। अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है, अगर केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला कर दे कि रघुवर दास को ही लड़ना होगा बेरमो, तब तो रघुवर दास को मजबूरन लड़ना है। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है या फिर जो पुराने उम्मीदवार थे, पिछले उम्मीदवार थे, वही रहेंगे? नहीं, वहाँ पे कई एक ऑप्शन है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास इस उन ऑप्शन पर इस बार भरोसा या फिर कहें कि उसको तलाशना चाहेगी बीजेपी तलाश रही है। आप अंदर खाने आप बता देते हैं, सुदेश महतो ने अभी तक अपनी पार्टी की ओर से इच्छा जाहिर नहीं की है बेरमो का चुनाव लड़ने के। बीजेपी में कहीं ये इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि सुदेश महतो ने मतलब एक तरह से यूं कहे कि वो साइलेंट भूमिका में रहेंगे, लेकिन महतो का वोट है। लेकिन दुमका सीट पर भी ये क्लियर नहीं हुआ कि दोनों सीट पर बीजेपी और आजसू यानी कि एनडीए जो है एक रहेगा या अलग रहेगा, क्योंकि चुनाव में, पिछले चुनाव में जो है दुमका में आजसू से भी उम्मीदवार। हाँ, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि ये उपचुनाव में एनडीए का ही उम्मीदवार दोनों सीट पर होगा, लेकिन कैंडिडेट भाजपा का ही होगा। अच्छा, वो बेरमो से भी होगा भाजपा का उम्मीदवार और दुमका से भी होगा। और इस बार सुदेश महतो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर उनकी पार्टी कह ले आजसू चुनाव इस दोनों सीट पे नहीं लड़ेगी, बी ए पार्ट ऑफ एनडीए की तरफ पे। पहले हो सकता है कि बैठक करके कोई डील हो, क्योंकि चुनाव से पहले जो बैठक हुई थी उसमें डील सही से नहीं हो पाई, और यही वजह है कि आजसू और बीजेपी दोनों अलग चुनाव। देखिए, कई बार होता है कि हर कोई अपने दल को बढ़ाना चाहता है, पार्टी के दल को बढ़ाना चाहता है। जब आपकी भी अहमियत और मेरी अहमियत एक दूसरे को लगेगी, तब अगर आपको लगेगा कि हम 100 सीट पे लड़ सकते हैं अकेले चुनाव, और मुझे भी लगेगा उन 100 सीटों पे आपसे बेहतर कैंडिडेट मेरे पास है, तो बात नहीं बनेगी। ठीक उसी प्रकार हुआ, चूंकि रीजनल पार्टी को 6% वोट भी लाना होता है, कैंडिडेट को भी जिताना होता है, तब उनकी रीजनल पार्टी की मान्यता बचती है, नहीं तो उनका रीजनल पार्टी का सिंबल भी छीन जाता है उनसे, टैग। ये भली भांति जानते थे सुदेश महतो कई एक बार दिल्ली गए और वो चाहते थे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। झारखंड में ये पिछला चुनाव ही विधानसभा का हुआ जहां आजसू के साथ मिलकर लड़ी बीजेपी। आज तक दोनों अलग ही लड़े, पोस्ट पोल अलायंस ही हुआ, प्री पोल अलायंस नहीं हुआ था। आज से मतलब उससे पहले अगर 14 के चुनाव से बात कर ले तो उससे पहले कभी साथ नहीं लड़े। 19 में फिर अलग हुए और परिणाम उनके खिलाफ आया। उनको लगा, अब वो लोग समीक्षा कर रहे हैं कि अगर आजसू हमारे साथ रहती तो 11 सीट पे तो सीधा सीधा लाभ होता, और हमारे वोटर ही टूट के उनको भी वोट किया, इनको भी पोल किया। तो इसलिए इस उपचुनाव में खासकर दोनों दल मिल बैठ के ही करेंगे, लेकिन उम्मीदवार बीजेपी का ही होगा, ये मानकर चला जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी ऐसा मान रहे हैं कि इस उपचुनाव में बीजेपी और आजसू यानी कि जो एनडीए के तमाम जो साथी हैं वो एक साथ ही मैदान में उतरेंगे,
हम लोग चर्चा इस बात को लेकर शुरू किए थे कि बसंत सोरेन को जेएमएम ने दुमका सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ये पहले ही साफ हो गया, जैसा कि पांडे जी भी बता रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब दुमका के दौरा पर गए थे तो जो कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे थे, मंच पर बसंत सोरेन भी अक्सर दिख रहे थे। लेकिन पांडे जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल होगा कि बसंत सोरेन, चूँकि तथ्य सिर्फ एक यही है कि जेएमएम ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार बना दिया है और उसके बाद हम लोग तमाम संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं। अगर बसंत सोरेन जीत जाते हैं दुमका सीट, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं बरहेट सीट से जीत कर, तो ये पारिवारिक राजनीति में कुछ उथल पथल क्या आप वार ऑफ सक्सेशन का बात कर रहे हैं? तो देखिए, ये हर युग में, द्वापर से लेकर सतयुग, कलयुग, हमेशा वार ऑफ सक्सेशन चला है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसी तरह फैमिली बढ़ती है और उनका स्प्रेड होता है। लेकिन चूंकि बसंत खुद अनुज हैं, अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि जिस सरकार में उनका भाई मुख्यमंत्री है, उनके छोटे भाई को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिल सकता है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, नहीं तो उनकी बहू भी थी, उनकी भाभी भी थी। अगर चाहते तो वो सीता सोरेन, और वो सीता सोरेन कोई एक बार की जीती हुई कैंडिडेट नहीं है, वो लगातार जीतती हैं जमा से, तो वहाँ पे हो जाता है। क्योंकि अगर एक ही परिवार से अगर मुख्यमंत्री भी और मंत्री भी दे देंगे तो ये चर्चा चहूं और होने लगेगी। एक सीट खाली होने की टेक्निकली दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकली तो वो किसी को भी दे सकते हैं। अगर वो चाहते मुख्यमंत्री तो अभी भी बसंत सोरेन मंत्री होते, बिना चुनाव लड़े भी 6 महीने तो रह ही सकते थे, उनको शपथ दिलाया जा सकता था। और झारखंड में ऐसा उदाहरण भी है। जब आप देखे होंगे, शिबू सोरेन को तो खैर मुख्यमंत्री ही बनाया गया था। जब भानु प्रताप शाही थे मंत्री और उनको जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपने पिता को बना दिया, और भानु प्रताप शाही वापस जब आए तो फिर से गद्दी संभाल लिया। तो अगर बसंत को अगर इतना ईगर होता कि नहीं हमको मंत्री पद चाहिए, तो अभी भी संभव था, एक पद खाली भी है, उनका शपथ ग्रहण होता और बसंत मुख्यमंत्री बन जाते। 6 महीने में चुनाव होना ही था, दुमका से लड़ जाते। लेकिन अभी मुझे जो लगता है कि अब आगे जेएमएम की पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी, अगर आप उस पर इशारा कर रहे हैं तो अभी ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि सीता सोरेन जिस तरह से लगातार सवाल खड़े कर रही है, ट्वीट कर रही है, ट्वीट में सीधे तौर पे नहीं बल्कि घुमा फिरा के वो सरकार पर ही निशाना साधती है, सवाल उठाती हैं। तो अब यदि बसंत सोरेन जीत कर आते हैं तो 3-3 खेमे से एक साथ 3 तरह की बातें निकल कर, देखिए, राजनीति हो या घर हो, ये मानकर चला जाता है या आदमी लोग खुद से एज्यूम कर लेता है कि हम बड़े हैं तो बड़ा का अधिकार हमको मिलना चाहिए। सीता सोरेन बेशक वहाँ से विधायक रही हैं, लगातार जीतती आ रही हैं। उनका अगर मन में मान लीजिए कोई द्वेष भी है, या मान लीजिए वो घुमा फिरा को सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं, तो हो सकता है वो एहसास कराना चाहती हो कि मैं बड़ी हूँ, मैं स्वर्गीय दुर्गा जी की पत्नी हूँ और घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। तो उनको लग रहा होगा कि पार्टी में थोड़ा अधिकार मेरा बढ़े, तो शायद इस वजह से कर रहे हैं। लेकिन जब तक बाबा जिंदा हैं, अर्थात मतलब गुरु जी, तब तक ये कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आखिरी फैसला वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आखिरी फैसला उन्हीं को करना है। चूंकि सीता सोरेन ने अपना जो भी लिखा है, कंप्लेन किया आप कह ले या सुझाव दिया, वो गुरु जी को ही दिया है, तो गुरु जी को ही फैसला लेना है, ना उसमें कोई दूसरा ले सकता है। पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हैं हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी हैं, वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं बसंत सोरेन युवा मोर्चा के, तो उनको अपना युवा टीम को देखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि युवाओं को जितना जोड़ेगी पार्टी का उतना ही लंबा भविष्य और स्ट्रेंथ भी मजबूत होगा। बसंत इस बात को भली भांति जानते हैं। जैसे ही वो विधायक बन जाएंगे, और फिर हो सकता है आगे आने वाले 1-2 सालों के ही अंदर आपको शायद देखने को मिले कि कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हेमंत जी को सौंपी जा सकती है। तो उसके बाद एक पद और खाली रहता है, वो है कार्यकारी अध्यक्ष का। वो कौन बनेगा, तो उस पर फिर पार्टी विचार करेगी
कि क्या वो सोरेन परिवार का हो या फिर कोई पार्टी में जो बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनको दिया जाए। तो बसंत के पास अपार संभावनाएं हैं। बसंत सोरेन का एज भी काफ़ी कम है, हालांकि हेमंत सोरेन का भी एज काफ़ी कम है, लेकिन बसंत के पास अभी बहुत सारा समय है। तो बसंत ये नादानी नहीं करेंगे कि कम समय में हर चीज़ हासिल करने की इच्छा। इसलिए बसंत मुझे लगता है कि वो बड़े भाई के पीछे ही चलना पसंद करेंगे ताकि पार्टी लंबे समय तक सस्टेन कर पाए और सब कुछ अच्छा चले। मतलब कि जीत भी जाए तो राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह सरकार और पार्टी को हाँ, कर चले। कहीं ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा कि वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। तो बिल्कुल जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका सीट से बसंत सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी मसले को लेकर मैं और पांडे जी इस बात पर चर्चा कर रहे थे और इस बात के साथ साथ इसके आसपास जितने संभावना है और उससे जितने सवाल उठ रहे हैं उसको टटोलने की कोशिश हमने की। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। शुक्रिया।